हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट वो सब पढ़ेंगे आज। और बाकी पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, वो सब देखेंगे हम। पिछले लेक्चर में जो था वो हम देखे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस था। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम था, इसीलिए है ना वो कम ही बना पाए, तो उसके लिए तो सॉरी बोल रहे हैं। थोड़ा साउंड का भी प्रॉब्लम था उसमें। तो अब आज हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर, क्या है मतलब इसी चैप्टर का ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे जो निकाला जाता है, जैसे आप लोग क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया गया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको, तो डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, या कोई दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप कैसे पता लगाइए कि वो दोनों लाइन कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे दो का दो लाइन एडजस्ट हो जाए, समझे ना, उसी लाइन पे। तो वो कोलिनियर की चेक करने के लिए भी हम डिटर्मिनेंट का यूज़ में हम ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें है ना, डिटर्मिनेंट से आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा ईजी भी रहता है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो पता है कि आपको, जैसे कि ये पॉइंट दिया हुआ होगा कोऑर्डिनेट्स, तो वर्टिसेस आर, मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आर वाई आर। ठीक है, तो आप ऐसे पहले निकालते थे ना बड़ा बड़ा तरीका से, x1 जो तीन कोऑर्डिनेट देता है। ठीक है, तो एक बड़ा फार्मूला आता है, लेकिन उस वो आप याद ना रख के आप इस फॉर्मूला से निकालिए, देखिए आपका बहुत अच्छा से आ जाएगा आंसर। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ ऑफ x1 y1, पहला कोऑर्डिनेट अब 1, लास्ट वाला जो थर्ड कॉलम है ना, इसमें सब में आपको 1 लिखना है और बाकी सब में जो इसका कोऑर्डिनेट लिखिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इससे डायरेक्ट आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। ठीक है, तो इफ डिटर्मिनेंट, ये सॉल्व कीजिए आप, इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। इफ डी इक्वल टू जीरो देन ऑल द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा ना, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पिछले लेक्चर में बताए भी थे कि कैसे निकाला जाता है। तो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर अब आया तो ये तीनों का तीनों जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर पॉइंट होगा, यानी कि एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट लाई करेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पे। जैसे कि एक ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा, तो ए बी सी जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर कहलाएगा, समझे, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। तो उसमें यही है कि हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ये, इफ डी इक्वल टू जीरो आ जाए ना, देन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, तो जैसे देखिए ये कोई दो पॉइंट दे रखा है आपके पास। ठीक है, ये एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है आपको, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपके पास x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपके पास x2 और y2, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, तो आप तो स्ट्रेट लाइन का पहले इक्वेशन निकालने के लिए आप ये भी कर देते हैं y माइनस y1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे x माइनस x1, इसके बाद यहाँ पे इसका tan थीटा, इसका जो स्लोप आता है उसके बराबर करना होता था। ऐसा करने पे फिर के बाद वो आंसर आता था, लेकिन वो ऐसे तो तरीका सही है। ठीक है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन में बताया जाता था, स्लोप था यहाँ पे x1 y1 वाला था फंडा, स्लोप के बराबर था। तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि दो पॉइंट दे रखा है उससे स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो एक जनरल एक्स वाई आपको लिखना पड़ेगा अपने तरफ से, तो एक्स वाई वन लिखना पड़ेगा अपने तरफ से, बाकी ये x1 y1 x2 y2 आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, समझे ना। तो इस तरह को इसको जीरो के इक्वल कर देना, इसका डिटर्मिनेंट को, तो जो वैल्यू आएगा एक्स वाई में बन के आएगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही होता है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 1, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन का। तो उस तरह के फॉर्म में ये जीरो के इक्वल कर दीजिएगा तो अपने आप ही आ जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर ये मान लीजिए कि ये देखिए, ये जो है इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पहला वाला, दूसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तीसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये तीनों का तीनों लाइन, तीनों डिफरेंट लाइन है। ठीक है ना, आर कंकरेंट इफ, अगर ये तीनों का तीनों लाइन अगर कंकरेंट होगा ना, कंकरेंट, तो उसका कंडीशन क्या होगा, ये होगा। देखिए इस सबका जो कोफिशिएंट है, सबका कोफिशिएंट को जीरो को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, जीरो को इक्वल करने पे अगर अगर ये जीरो को इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब ये कंकरेंट लाइन्स है, समझिए, ये तीनों का तीनों डिफरेंट लाइन जो होगा कंकरेंट हो जाएगा, इसका कंडीशन है। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, याद है ना इक्वेशन ये वाला, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। ठीक है,
रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाला इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा, तो ये वाला देखिए इस तरह करेगा, जब जब ये वैलिड कंडीशन इस तरह का होगा। देखिए डिटरमिनेंट में AHG, इक्वल टू अगर जीरो आ गया इसका डिटरमिनेंट, तब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वैल्यू है AHG, ये आपको इक्वेशन से ऐसे इस तरह फॉर्मेट में उतारना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। क्वेश्चन जब भी देगा ना तो इस तरह का वैल्यू देगा, एक्स के साथ कोई होगा उसके साथ, जैसे 5x² दे देगा, यहाँ पे 10xy दे देगा, तो आपको a का मतलब क्या हो गया 5, इसके बाद 10xy का मतलब हो गया 2h इज टू 10, यानी h इज टू 5। इस तरह आपको यहाँ पे पुट करना होगा, h इज टू 5, a इज टू 5, इस तरह का क्वेश्चन देता है तो इस तरह का बताते हैं। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं इसी पे, तो आप बनाइए जल्दी से, ठीक है। पहले हम आपको देते हैं क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन देते हैं हम आपको ये, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट्स। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। थ्रू पॉइंट्स 2,3 एंड 4,2, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए यार। तो ये तो हमको लगता है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने में क्या था कि देखिए आपको एक्स वाई अपने तरफ से लिखना था, यहाँ पे एक्स वाई 1, यहाँ पे 2 3 1 और 4 2 1, इस तरह का इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना था इसको, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है। एक्सपैंड कर देते हैं हम, एक्सपैंड करिएगा तो कैसे होगा बताइए। यहाँ पे हम फर्स्ट रो के अलोंग कर देते हैं एक्सपैंड, ठीक है। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं, यहाँ चलना एक्स इसको एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट एक्स, अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 1 3 या 2 माइनस का y आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कॉलम ये वाला रो को गायब करेंगे, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये वाला कॉलम ये रो को गायब करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12, ये आएगा आपके पास x माइनस का 2 है, यहाँ पे 2y आएगा प्लस में, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा इक्वल टू 0। ये है मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। समझ गए, सिंपल था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास ये दे रखा है इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, उसके बाद 1x प्लस 2y प्लस 2y, यहाँ पे 2x ले लीजिए, 2x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, और फिर ये दे रखा है आपके पास 4x प्लस 4y
+6 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन ऑफ लाइन है। फाइंड वेदर फाइंड दीज इफ ये कंकरेंट है कि नहीं, कंकरेंट है कि नहीं, यस और नो आपको बताना है जल्दी से। कंकरेंट है कि नहीं ये तीनों लाइन। इसको आपको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला था सेम टू सेम इस फॉर्मूला में आपको रख दीजिए इसको, आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसको आपको क्या करना है, देखिए 1 1 1 इस सब का कोफिशिएंट है, इसको लिख दीजिए तीनों का, यहाँ 1 की जगह पे 1 ही आएगा। अब 2 2 3 इसका भी कोफिशिएंट लिख दीजिए, A2 B2 C2 यहाँ पे लिख दिए। अब 4 4 6 इसका भी कोफिशिएंट आप लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप गौर से देखिएगा ना, इसको आप पूरा डिटर्मिनेंट वो सॉल्व कर लीजिए, आपका 0 आएगा, समझे। हाँ, तो आप बोलिएगा, और इसको प्रॉपर्टी से भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए नीचे वाला में से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 1 1 1, क्योंकि एक रो में देखिए से कॉमन कॉलम मतलब कॉमन ले रहे हैं ना डिटर्मिनेंट में। अब मल्टीप्लाई भी होगा तो किसी भी रो में अगर मल्टीप्लाई कर देते बस उसी रो में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी रो से हम कॉमन ले रहे हैं खाली 2, तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा सब कुछ। अब यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी आप पढ़ें कि दो रो में या 2 कॉलम में सेम एलिमेंट हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट का। अब देखिए 2 रो सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं ना, आगे हम पढ़ते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर कब कहेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, इफ द डिटर्मिनेंट, अगर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटर्मिनेंट अगर 0 वैल्यू देता है ना सीधे, तो वो हम क्या कहेंगे उसको, कहाँ गया भाई, हाँ, अगर डिटर्मिनेंट आप निकालिए, अगर वो 0 आया तो सिंगुलर, अगर नॉन 0 आया तो सीधे नॉन सिंगुलर, सीधा 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 साधा बात, नो बकवास, ठीक है, वही वाला बात है। तो इफ यहाँ पे एक मिनट उसका डेफिनेशन में तो अच्छा डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular is said to be singular if its determinant, मान लीजिए उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं ए, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, सीधे सीधे बात। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट वो इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 होगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। इफ इट्स डिटर्मिनेंट का ये ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। सीधा सीधा बात है कि अभी कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर वो पूरा सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो सीधे आप बोल दीजिए वो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब 0 आ जाना चाहिए डिटर्मिनेंट उसका निकालने पर। और नॉन सिंगुलर का मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो कि कुछ भी हो, +1 आए -1 आए तो वो नॉन सिंगुलर में गिनती आएगा आपका, ठीक है। अगर 0 आया तो सिंगुलर, बस इतना बात याद रखिए, बाकी में नॉन सिंगुलर कुछ भी आ जाए। अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो वो नॉन सिंगुलर में गिनती आ जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन एक ले लीजिए ये, ठीक है, 1 2 3 9 2 4 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब बताइए ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ये बना, ये हो गया। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये जल्दी से निकालिए, आपको बताइए वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये इसमें भी बताइए।
यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से बोल रहे हैं कि कौन सिंगुलर है कौन नॉन सिंगुलर है, आपको जल्दी बताना है। आप वीडियो पॉज करके अपने से खुद से ट्राई कीजिए कि कौन सा सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, आप बताइए जल्दी से। तो आप जल्दी से देखिए, ध्यान से देखिए कि कौन सा सिंगुलर होगा नहीं सिंगुलर होगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। किसके अलॉन्ग कर लेते हैं हम, पहले तो इसको कुछ कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसे नंबर बहुत छोटा है, आपका मन है तो कीजिए सिंप्लीफाई, नहीं मन है तो मत कीजिए। तो सिंप्लीफाई हमको नहीं लगता कि करने को कोई जरूरत भी होगा इसमें, तो आप सिंपल क्या कर लीजिए, नहीं तो करने का मन है तो कर भी लीजिए। देखिए क्या करना होगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक लगा देते हैं। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसके बाद कॉलम 2 में आप एक ये लगा दीजिए कि कॉलम 2 में से माइनस कर दीजिए कॉलम 3 को, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 ये 4 ये 3। अब देखिए ये 0 0 बन गया। अब सीधे सीधे यहाँ पे से इसके अलॉन्ग आप लगा दीजिए, इसके अलॉन्ग ये सोल्व कर दीजिए। तो ये क्या आएगा 1, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 + 7 कितना आया 9 के बराबर, ठीक है। इसका ये 9 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या है मेरे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। ये क्या है मेरा नॉन सिंगुलर है, समझे। अब ये वाला बात सॉल्व कीजिए। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा हो, थोड़ा ध्यान से, जो जिसका थोड़ा दिमाग तेज होगा या फिर इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। तो देखिए पहला रॉ देखिए, तीसरा रॉ देखिए, कुछ दिख रहा है, देखिए कॉमन चीज़ देखिए आपको कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे ये वाला रो ये वाला रो में देखिए 2 4 6, यहाँ पे 1 0 1। अब देखिए इस रो में से आप 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, नहीं 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 3 को कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। अब इतना चीज़ दिख रहा है ना आपको। ये दो रो देखिए, दो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों का दोनों सेम है। जब भी कोई भी दो रो ये दो कॉलम सेम हो ना तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसका 0 आता है। तो सिंपल यहाँ पे से 0 आ गया, यानी कि ये क्या है मेरे पास सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, समझे। ये मेरा नॉन सिंगुलर है। इसको एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा एक बार दोबारा। -1 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 1 0 -1 -2 0 3 4 1 निकालें यहाँ पे से तो 2 7 4 7 9, ठीक है। चलिए इतना आप देख लिए होंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन पहले हम दिखवा दें कि आप लोग पहले देख लीजिए पहले, ठीक है। सिंपल था, इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इस पर अभी थोड़ा और घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बनते भी हैं। ये आता है ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर, मतलब कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है ना, ऐसे मैथ है तो मैथ में थोड़ा तो लेवल मीडियम ही रहता है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। ऐसे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो सीधे क्वेश्चन आता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर का, सीधे दे देगा आपको डिटरमिनेंट, आप बोलेगा बताइए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, सीधे डिटरमिनेंट निकालिए। अगर 0 आ गया तो सिंगुलर, आपको 0 के सिवा कुछ भी आया नॉन सिंगुलर, समझ गए ना। सिंगल सिंगल सिंगल। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट मिटाइए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम आपको पहले डेफिनेशन लिखवा देते हैं। हाँ तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज कॉल्ड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इट इज डिनोटेड एज कोफैक्टर। ये तो कोफैक्टर के बारे में हुआ। अब ट्रांसपोज हम किसको कहते हैं, जैसे ट्रांसपो मतलब एडजॉइंट किसको कहते हैं हम, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स वो होता है जिस अगर हम ये जो मैट्रिक्स है ना कोफैक्टर वाला, इसका हम ट्रांसपोज ले लेना तो ये मेरा सीधे एडजॉइंट मैट्रिक्स देगा ये वो। जैसे देखिए कि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि हाँ जैसे ये मान लीजिए मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये B11 नहीं B11 नहीं B1 B21 B A21 ही लीजिए A21 A22 A23, ठीक है। और A31 ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम ए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए, ठीक है।
अब इसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लें, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए का मतलब हुआ ये, जैसे कि होगा ना C11 का मतलब आपको पता है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है पिछले लेक्चर में हम बहुत अच्छा से बताए थे। C11 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, M11 का मतलब माइनर है, ठीक है। माइनर M11 का मतलब क्या हुआ, माइनर। M11 कैसे निकलेगा, ये वाला कॉलम ये रो को छुपा लीजिए, बचेगा क्या, ये पार्ट, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, और ये इसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा वो इस तरह से पता चलेगा, समझे। तो पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से बता भी दिए थे, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था, लेक्चर 3rd में हुआ था या किसी में हुआ था, देख लीजिएगा आप लोग। तो C11 आएगा यहाँ पे कोफैक्टर में। आप पहले देख लीजिए कि हम क्यों लिख रहे हैं इसको, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्यों लिख रहे हैं। C13, C21, C31, C32, ठीक है, C33, अब ये आएगा C23, ये आएगा C22। अब देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो इसका ट्रांसपोज लीजिए आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, समझे। तो यहाँ पे इसका अगर एडजॉइंट ए आपको चाहिए, एडजॉइंट ए हमको निकालना है, तो आपको पता चलेगा एडजॉइंट ए होता क्या है। तो एडजॉइंट ए कुछ नहीं, इसका एक सिंपल मतलब ये समझिए कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट नाम दे दिए, हाँ ठीक है। अगर ए के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं बात तो यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखेंगे, ठीक है। सिंपल से यही मतलब है। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हुआ कि आप इसका सिर्फ ट्रांसपोज ले रहे हैं, जो मैट्रिक्स मेरा बन क्या रहा है ना उसको हम एडजॉइंट नाम दे दिए, ठीक है। तो आगे आपको जब भी क्वेश्चन कुछ आएगा ना ऐसा, तो आप इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका ट्रांसपोज लीजिए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, समझे, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जो कीजिएगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, रो कॉलम मतलब एक्सचेंज हो जाता है। ये वाला कॉलम है तो यहाँ पे रो बन जाएगा सेम टू सेम ये वाला, तो C11 यहाँ वाला जो कॉलम है यहाँ का रो बन जाएगा, C12 C31 हो जाएगा। ये वाला जो रो है ये यहाँ पे आके कॉलम बन जाएगा, तो C11 C12 C13, समझे। ये जो सेकेंड वाला रो है ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो C12 कहाँ है भाई, C11 C21 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई थोड़ा, C21 यहाँ पे आएगा, ये C22, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C23 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो थर्ड वाला रो है यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगा, C31 C32 ये C33 हो जाएगा। ये हुआ मेरे पास क्या, एडजॉइंट ए, ठीक है, ये हुआ मेरा एडजॉइंट ए। तो ये आप देख लीजिए ए मेरा ऐसा है, एडजॉइंट ए मेरा कैसा है, ऐसा है। तो एडजॉइंट ए तक हम निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ए, समझे। कोफैक्टर ए का मतलब देख लीजिए, इंडिविजुअल का जो एलिमेंट है उसको आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, C12 को भी इस तरह से निकालना पड़ेगा, C13 को भी। थोड़ा लंबा होता है मगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है, समझे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है, समझे। ऐसा थोड़ा लंबा होता है, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन लीजिएगा फ्री में थोड़ी दे देगा वो, है थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाएगा, तो वहाँ पे ये ऐसे ही वाला बात है। यहाँ पे ये हो जाएगा C21, ठीक है, एडजॉइंट। अब यहाँ पे हम लिखवा देते हैं आपको कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। यही है इसका डेफिनेशन, सिंपल सा, समझे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रीप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए, सारा का सारा एलिमेंट है जो मैट्रिक्स ए का उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये तो मेरा अब जब कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद जो बना ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज दिस। अब इसी का हम ट्रांसपोज ले देंगे, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हम पढ़ें इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे ये जो था ये वाला लिख लीजिएगा आप, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, समझे। अब इतना होने के बाद अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज कैसे होता है, ये कहाँ गया, अब प्रॉपर्टीज ऑफ, आप यहाँ पे लिख लीजिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स,
प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज अब पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पहला प्रॉपर्टी है मेरा ये ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। पहला प्रॉपर्टी मेरे पास ये है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए से, तो जो मेरा आएगा ना वो डिटर्मिनेंट ए आएगा, समझे। देखिए अभी कोई मैं एग्जांपल के तरह पे अभी हम समझाएंगे कि कैसे हो गया ये। तो पहले इसका प्रूफ देख लीजिए कि होगा कैसे, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम पहले देख लेते हैं। एक मिनट, इससे पहले क्वेश्चन था, हम एक मिनट चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन है कि नहीं। इससे पहले नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए हटाइए। अब तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं पहले, ठीक है। कि आप बोल दीजिएगा कि कैसे हम इसको मान लें कि ये ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए को हम ये ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं, ये A11, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडजॉइंट ए। तो अब एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है, इसका पहले आपको कोफैक्टर लिखना होगा, ठीक है, लिखना होगा ना। कोफैक्टर लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना होगा, तब जाके आपका एडजॉइंट ए आएगा, समझे। तो अब एडजॉइंट ए कैसे आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। इसका कोफैक्टर लेते हैं हम, इसका कोफैक्टर लीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, कोफैक्टर ऑफ ए मेरा बनेगा ये C11, C21, C31, C32, C22, C12, C13, C23, C33 हो गया ये। अभी हमको एडजॉइंट चाहिए ना, तो इसका आपको ट्रांसपोज ले लीजिए, सिंपल सा। ये कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर इसका पूरा का ट्रांसपोज लेना है, पूरा का ट्रांसपोज लेके यहाँ लिख दीजिए। इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे लिखिएगा C11 और C, ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये आ जाएगा C12, C22 और C23। कहाँ गया भाई, ये वाला जो आएगा मेरा थर्ड में आएगा C31, C2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये मेरा आएगा सेकेंड, अरे ये एक मिनट, यही सॉरी, ये आ गया मेरे पास यहाँ, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ, हाँ सही बोले, C21, यहाँ पे 32 ना आएगा। फिर यही देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा अच्छा से मतलब देखिएगा आप इसको, ठीक है ना, चेक कीजिएगा अच्छा से, नहीं तो यही थोड़ा नंबर ऊपर आगे पीछे हो जाता है। ये आ गया मेरे पास यहाँ, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ C13, C23, C33 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसका तो काम हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, जो मेन आपको समझिए। यहाँ पे कुछ इस तरह बड़ा तो बनाना पड़ेगा इसका। इसको जब बनाइएगा ना, तो अब देखिए इस वाले रो को इस वाले कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा आएगा आपके पास, ये आएगा A11, C11, ठीक है। फिर प्लस A12, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, अपने आप ही सब हो जाएगा सिंप्लीफाई। इसके बाद A12, C122 आएगा, प्लस A13 आएगा और C13 आएगा, ठीक है। C12 है यहाँ, ये आ गया पहला में। यहाँ पे आपके पास बनेगा ये वाला को इससे करना है, ठीक है, तब जाके यहाँ पे लिखाएगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ और बड़ा होगा थोड़ा ये। अब यहाँ पे इसको इससे कर लीजिएगा तो A11 आएगा, इसके बाद C21 आएगा, A11 C21। फिर इसको इससे करना है प्लस A12, ठीक है, और C22 बनेगा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, प्लस A13, ये बनेगा C23। अब थोड़ा गौर से देखिएगा ना, तो यहाँ पे भी कुछ लिखाएगा आपका, यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी आपके पास कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ लिखाएगा, यहाँ पे भी कुछ लिखाएगा। ये इतना बड़ा बड़ा लिखाएगा, जितना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं आपके पास, इस जगह पे भी कुछ कुछ ऐसा ऐसा लिखाएगा।
तो अब सिंपल सा आप पहले ये समझिए कि यहाँ पे पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे ना कि किसी भी एलिमेंट को अगर उसके खुद के फैक्टर से को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो उसका एडिशन जो आएगा वो क्या आएगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ उसके उस मैट्रिक्स क्या आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो होगा ना वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर लिखाएगा, समझे। ये पीछे वाले नोट्स में या प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का हम लिखवाए हुए हैं ये। और यहाँ पे देखिए किसी भी एलिमेंट पर्टिकुलर या एलिमेंट रो है ना, इस एलिमेंट अगर उसका मल्टीप्लाई होता है किसी दूसरे कॉलम या रो के को फैक्टर से, तो उसका वैल्यू पूरा जो आता है वो जीरो के बराबर आता है। ये सम पूरा जीरो के बराबर आएगा यहाँ पे, समझे ना। तो ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे हम लिख दें जीरो, ये सारा का सारा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इक्वल टू यहाँ पे लिख करके लिख देते हैं जीरो। यहाँ पे भी जो आएगा ना वो जीरो के बराबर आएगा, मगर ये जो आएगा पूरा ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगा यहाँ पे, समझे। यहाँ पे भी जो आएगा ना वो भी डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगा। आप पूरा निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पे भी जो निकालिएगा ना तो इसी तरह का फॉर्मेट दिखेगा आपको। ये भी मेरा डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगा, समझे। बाकी सब जगह पे जीरो जीरो आएगा यहाँ पे। अब दिख रहा है आपको कुछ इस तरह का। अब देखिए चूंकि ये मैट्रिक्स के अंदर है ना, मैट्रिक्स के अंदर है। अब मैट्रिक्स के अंदर किसी भी चीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे 1 से, तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में मगर ऐसा नहीं होता था। डिटर्मिनेंट में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ से तो वो पर्टिकुलर अगर रो में अगर हो रहा है तो उसी रो में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट से, बाकी दूसरे रो में वो छुएगा भी नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, किसी कॉलम में होगा, समझे। लेकिन मैट्रिक्स में वो सारा एलिमेंट का से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो मेरा मेरा चीज़ है उसको हम थोड़ा कंपाइल कर लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया ना कहाँ कहाँ जीरो है, कहाँ कहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ए है। तो खाली डायगोनल पे देखिए डिटर्मिनेंट ए आएगा आपके पास, अब बाकी सब जगह पे आपको जीरो के इक्वल आएगा, समझ गए। बाकी सब जगह पे आपको जीरो के इक्वल आएगा, डायगोनल पे डिटर्मिनेंट ए आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगा, ये प्रॉपर्टी हम आपको लिखवाए गए हैं, देख लीजिएगा पीछे पढ़ के। तो यहाँ पे A11 का खुद के साथ अगर को फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, एडिशन कीजिएगा सबका इस तरह का, तो वो डिटर्मिनेंट ए आएगा। मगर यहाँ पे देखिए A12 है, A11 है, C21 है, यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है ना। तो यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना पूरा वो जीरो के बराबर आता है को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। एक बार प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके फिर से देखिएगा इसको तो समझ में भी आ जाएगा आपका। और जो रिवाइज करके आया होगा तो उसको तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, उसका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसको अब थोड़ा कंपाइल करके लिख देते हैं। देखिए ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो इसी को खाली हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये आया मेरे पास किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ए के बराबर, ये आएगा मेरे पास जीरो के बराबर। अब देखिए अब सारा में से हम डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरा मेरा बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे आएगा ये डिटर्मिनेंट ए, समझे। अब देखिए अब आपको कुछ कुछ दिख रहा है, LHS था ये पूरा मेरा, अब RHS की तरफ पहुंच गए हम, देख रहे हैं ना, ये ए था, ये एडजॉइंट ए था, इसको सॉल्व करके कुछ इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा बना पूरा। अब इसको हम थोड़ा और आगे बनाएं तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले लिए, कॉमन ये ला के लिख दिए, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए को लिए तो 1 आ गया, डायगोनल एलिमेंट पे 1 आ गया, एक यहाँ पे हो गया जीरो, ठीक है। अब देखिए ये मेरा किसके बराबर दिखता है, ये होता है मेरे पास आई के बराबर। तो ये क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, हो गया प्रूफ। LHS इज इक्वल टू RHS, दिख रहा है, बहुत आसान था। आपको इतना याद रखने का जरूरत भी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। यानी ए क्या है मेरे पास, कोई मैट्रिक्स है, अब उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे मतलब उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट से, तो वो मेरा डिटर्मिनेंट ए के बराबर आता है, ठीक है। आप समझ गए डिटर्मिनेंट ए पहले हम कैसे निकाल सकते थे, सीधे आप तो पहले खोल के बना सकते थे, आप इस तरीके से भी आप डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं, समझे। अब इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ गए, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एक बार वो चेक कर लेते हैं पहले कौन सा। हाँ तो बोर्ड पे आपके पास लिखा हुआ प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4, 5वां वाला भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसके सामने देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, आप ये देखिए अगर किसी भी एडजॉइंट का आप अगर डिटर्मिनेंट लीजिएगा ना, किसी भी एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आप ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लीजिएगा, उसका पावर n-1, उसका पावर n-1, तो n क्या है, ऑर्डर है उसका, इसका मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास n,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 1 से प्रूफ करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरा क्या था, ये देखिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, पहले इसका प्रूफ देख रहे हैं। इसका प्रूफ हम क्या देख रहे हैं, देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम पढ़े थे ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये था ना प्रॉपर्टी नंबर 1 था। तो अब क्या कीजिए, आप दोनों का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ए डिटर्मिनेंट ऑफ और एडजॉइंट कहाँ गया भाई, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ले ले, तो इधर भी डिटर्मिनेंट लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए है ना, इसका भी डिटर्मिनेंट आप लीजिएगा तो ये आपके क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है, n आएगा यहाँ पे शायद, इसका भी डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको आप निकालिएगा तो ये क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ए आएगा, ये आएगा पास एडजॉइंट ए आएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आएगा मेरे पास क्या, डिटर्मिनेंट ए की पावर n आएगा यहाँ पे, जैसा दिख रहा है। ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 था, ठीक है। इस दोनों का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट में हो तो ये सीधे के सीधे बाहर आ जाता है, डिटर्मिनेंट ए आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट, तो उसका पावर n आ जाता है, याद रखिएगा। ऐसा कुछ होगा ना कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हुआ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये इस तरह बाहर आता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n के रूप में आता है, समझे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लीजिएगा तो यहाँ पे n-1 आएगा, याद रखिएगा इसको, समझे ना, याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n आया। अब देखिए ये वाला है ना, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, नीचे डिवाइड में जाएगा, इसको हम -1 लिख देंगे। देखिए प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ, हो गया, सिंपल था। अब देखिए ये हो गया। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते थे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर में मेरा काउंट होता है, बॉल चलना, वो मेरा सिंगुलर में काउंट होता है। तो अगर ए मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी मेरा सिंगुलर ही आएगा, याद रखिएगा, समझे। आपको कोई जरूरत नहीं कि पूरा एडजॉइंट ए निकालिए फिर उसको चेक कीजिए पूरा मल्टीप्लाई और डिप्लाई करके, इतना ही। अगर आप ए देख लीजिए, सिंपल ए का कैलकुलेशन सिंपल है, डिटर्मिनेंट ए निकाल के देख लीजिए, अगर वो सिंगुलर आपको अगर दिख रहा है किसी भी एंगल से या फिर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप सीधे सीधे एडजॉइंट ए भी सिंगुलर बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, कहाँ गया? तब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर आपको दिख जाए तो देखिए उसका सीधे सीधे ये आप लिखिएगा डिटर्मिनेंट। ऐसा प्रॉपर्टी सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, आप समझे ना, जेईई मेंस में सीधे आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा दे देगा, सीधे ऐसा फॉर्मेट पूछ लेगा और आपको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दे रखा होगा और एन का वैल्यू भी होगा। लेकिन जिसको ये याद होगा ये और ये, तो सीधे आंसर ऐसे लिखेगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर कर देगा और आंसर उसका डायरेक्ट आ जाएगा, 4 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। मगर बहुत सारा ये बच्चा मतलब जो होता है, हम लोग की साइड में, हम लोग का भी था, तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता था, ठीक है ना। 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, 21 में भी आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, ठीक है, आते रहता है यार। जेईई मेंस का ऐसा क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है सब एडजॉइंट का, समझे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी फॉर्मेट पूछता है, वो हर एक फॉर्मेट से किसी ना किसी मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है इसका एडजॉइंट का। तो ये वाला फॉर्मेट भी आप याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज़ की तरह सारा का सारा याद रखना है आपको। तो ये देखिए इसको हम देखिए यहाँ पे कैसे आया, तो देखिए इस वाले को हम इससे प्रूफ करेंगे अब, ठीक है ना, एक एक करके प्रूफ हो रहा है। देखिए इस वाले को हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है, ये तो हमें ऐसे यहाँ पे कर दिए प्रूफ, लेकिन आपके सामने एक बार दोबारा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता था एडजॉइंट ऑफ ए होता है मेरे पास क्या, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है ना। तो यहाँ पे आप ए की जगह पे ये पूरा एडजॉइंट ए को रख दीजिए, समझे। बाकी आप थोड़ा सा बस ये देखिए कि एडजॉइंट ए लिखा हुआ है यहाँ पे ए की जगह पे, ठीक है। तो गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ए की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखना पड़ेगा, होगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये पता है ना, जिसका हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको पता है इस वाले प्रॉपर्टी से कि एडजॉइंट ऑफ
ए आपको पता है क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है। उसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए का जो होगा डिटर्मिनेंट वो होगा एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की पावर n-। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक था तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक लिखे, यहाँ पे एडजॉइंट ए है ना, देखिए गौर से, एडजॉइंट ये वाला एडजॉइंट को यहाँ देखिए, ये एडजॉइंट को यहाँ देखिए, ये वाला एडजॉइंट की जगह पे ये पूरा एडजॉइंट ए की जगह पे आप ए को देखिए, डब्बा को देख लीजिए, डब्बा मान लीजिए। अब देखिए डब्बा की जगह पे यहाँ पे आप एडजॉइंट ए देख लीजिए, तो यहाँ पे आप ए की जगह पे आप एडजॉइंट ए लिख दीजिए का पावर n-1। समझ में आ रहा है, ये कई कैसे हम लिख दिए थे, ठीक है। अब इसको देखिए, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए n-1 तो मेरा पावर में उसको साइड करके रख दीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी अभी अब हो गया ना ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए को आप इस यहाँ से ये लिख दीजिए, एडजॉइंट ए को आप इससे लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है, उसका पावर ये, समझे, ये एडजॉइंट ए की जगह पे आप यहाँ पे देखिए ये लिख दिए आप यहाँ पे n-1। अब ये दोनों का दोनों पावर अगर ऐसा हो 2 का पावर 2 का पावर 2, तो आप क्या लिखते हैं 2 का पावर 4, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख देंगे। इसी तरह इसको भी ये कर देंगे हम, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का स्क्वायर। समझे, आप समझ में आ गया ये कैसे आया। तो आपको क्या याद रखना है, ये इसको याद रखना और ये फाइनल वाला को याद रखना है, समझ गए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, कहाँ गया, हाँ ये अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं इसका क्या मामला है। अब देखिए इसका क्या मामला है, इसको इसमें हमको इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आप ये जो पूरा फॉर्मेट एक याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ लास्ट में जो बन के आएगा ना फाइनल कंक्लूजन पे, तो वो जो बन के आएगा बस आपको उसको याद रखना है, ठीक है। वो हम बताएं कि वो जो फाइनल जो आएगा ना वो कैसे आएगा, तो उसको यहाँ से आएगा, वो इस वाले इक्वेशन से आएगा। तो पहले इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, ए से आगे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। अगर LHS में मल्टीप्लाई होता है तो RHS में भी, तो ए को एडजॉइंट कहाँ है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ए होता है एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है पहला वाला सबसे, होता है ना सबसे पहला प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे देखिए ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है इक्वल टू हो गया मेरे पास ये क्या, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट है, ये ए का ए एज इट इज रहेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह पे आप ये लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे से अब आप इसको ये वाला लिखिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए को आप यहाँ लिए नीचे ले आइए, डिवाइड में आएगा ना मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ से, तो ये क्या आएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मेरा किसके बराबर आएगा, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2। अब n-2 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए नीचे जाएगा तो यहाँ पे से एक माइनस ऊपर चढ़ जाएगा ना, सिंपल है। उतना आप समझदार ना होंगे, उतना हमको उम्मीद है कि यहाँ पे -2 ये आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में जो आपको याद रखने वाला चीज़ है ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत, उधर के क्वेश्चन आता है इस पर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर पूछ ले तो ए इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 आपको लिखना है। मगर अगर इसी पे अगर आपको डिटर्मिनेंट चढ़ा दे, इस तरह का दिख जाए, देख लीजिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल है लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं है, तो दोनों का आंसर अलग अलग है। आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स में बना देते हैं इसको भी, ठीक है। ये वाला भी आपको याद रखना है। सारा पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है, मगर ये सब जो अब स्टार मार्क है इसको स्पेशली याद रखना है इसका क्वेश्चन के साथ जो इसका आंसर है। अब देख लीजिए सब में अलग अलग डिफरेंस है, ये सिंपल है इस तरह का,
तो इसका ऐसे इसी पे अगर डिटरमिनेंट चढ़ा दिया जाए इस तरह का दिखे तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसा होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया तो ऐसा आएगा। बताइए, अब सारा डाउट क्लियर है इतना तक। अब आगे हम फिफ्थ है, अब सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी पे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 9, इतना ही प्रॉपर्टी है फाइनल। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी इतना। अब आपके बाद बहुत अब छोटा मोटा चीज़ आएगा, अब ए इनवर्स आएगा। तो देखिए आप बोलिएगा इतना इतना जगह क्यों छोड़ के रखे हैं, प्रूफ भी तो करना है ना, प्रूफ भी चाहिए ना। तो प्रूफ के बिना कैसे आप मान लीजिएगा कि ये सही है, ये ऐसे कैसे मान लीजिएगा आप। इसका प्रूफ बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो बच्चा एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए प्रूफ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्चुअली सारा चीज़ कंपलसरी आना चाहिए। मगर जो बोर्ड्स के लिए है, मेंस के लिए, तो आप सीधे सीधे जो ये वाला पॉइंट है इतना ही आप याद कर लीजिएगा ना, तो भी आपके लिए 1.25 लाख है, ठीक है ना। लेकिन जो एडवांस के लिए है उसके लिए तो आपको हमको लगता है कि आपको प्रूफ भी थोड़ा आप देखिए, वो आपको हेल्प करेगा कभी भी, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप छोटा वाला प्रॉपर्टी देख लीजिए, 8 नंबर का प्रॉपर्टी जो बहुत आसान प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको देखने में। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लीजिए, या फिर ए को पहले ट्रांसपोज लेके उसके बाद उसका एडजॉइंट बनाइए, दोनों का दोनों सेम आएगा। समझे, सिंपल सा प्रॉपर्टी है। जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा अगले लेक्चर में हम करवाएंगे आपको, तो इस प्रॉपर्टी पे भी हम करवा देंगे। आपका देखिएगा आंसर दोनों का दोनों बराबर आएगा। तो 8 नंबर का प्रॉपर्टी ये हो गया। अब 9 में क्या है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो फिर एडजॉइंट ए भी निकालिएगा ना आप, एडजॉइंट ए जो निकालिएगा वो भी मेरे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। जिस तरह एक प्रॉपर्टी पीछे था ना कि इफ ए इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ए भी सिंगुलर आएगा, उसी तरह अब अगर ए सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्री का बात हो रहा है, नॉन सिमेट्री या फिर ये सब का बात नहीं। अगर ए सिमेट्रिक होगा ना तब जाके एडजॉइंट ए भी मेरा सिमेट्रिक ही आएगा, नॉन सिमेट्रिक का बात नहीं, सिमेट्रिक का था और सिंगुलर का था। अब देखिए ये प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था, एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए, ठीक है। लेमडा क्या है, कोई स्केलर है जिसको हम किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे होता था ना 2 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 2 मेरा क्या होगा, लेमडा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ दिख जाएगा ना आपको, ऐसा ही दिखेगा वो क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ 2a अगर ऐसा दिख जाएगा तो आप उसको खोल के ऐसे लिख दीजिएगा, 2 की पावर n-1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ए, समझे, एडजॉइंट ए से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सीधे आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो इसका हम प्रूफ कैसे होगा, देखिए इसका प्रूफ के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर 1 इसी का। इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 आप क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए, पढ़े थे प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे आप लेमडा ए लिखिए हर जगह पे। तो यहाँ पे देखिए लेमडा ए की जगह पे लेमडा ए लिखना था आपको, तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लिखिएगा ना लेमडा ए की जगह पे ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर रहे हैं इसमें, एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए, ऐसा कुछ था। देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, प्रॉपर्टी नंबर 1 था। तो ए की जगह पे आप सब जगह लेमडा ए लिखिए, समझे, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज हो रहा है। इसको भी प्रूफ करने का प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो पहले आप हम ये देख रहे थे, इसी से पहले शुरू करते हैं, ये दिख गया आपको। अब देखिए यहाँ पे लेमडा इससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे लेमडा की पावर n आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा लेमडा, समझे। जब किसी भी चीज़ अगर डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो लेमडा की पावर n के रूप में आता है बाहर में, समझे। तो यहाँ पे तो आपका आ गया ये क्या, लेमडा, और ए तो एज इट इज है यहाँ पे ए, ठीक है। अब ये आएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए आएगा आपके पास, तो खुलेगा ना ये। अब यहाँ पे देखिए ये लेमडा को हम यहाँ नीचे भेज देंगे, तो ये क्या आएगा मेरे पास, इस तरह आएगा ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए, मेरे पास आएगा लेमडा की पावर n-1, ठीक है, n है ये, इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए कुछ कुछ सेम सेम लग रहा है ना, सेम। अब देखिए अब ऐसा क्या कीजिएगा इधर मल्टीप्लाई कि ये वाला टर्म हट के मतलब यहाँ पे पूरा चीज़ ये आ जाए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमको LHS RHS के बराबर करना है। अब हम शुरू किए थे प्रॉपर्टी नंबर 1 से, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 से ये पूरा का पूरा खेल चला आ रहा है। ये लेमडा है, थोड़ा अच्छे से देखने के लिए और अच्छा बना देते हैं। अब देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या कीजिए ना, इसमें आप एडजॉइंट ए से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझे, तब आपको आंसर आता हुआ दिख जाएगा।
तो मल्टीप्लाइंग बाय एडजॉइंट ए बोथ साइड, ठीक है। एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ए इंटू एडजॉइंट, ए को हम बार बार डी लिख देते हैं, एडजॉइंट ए, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई की ना, दोनों साइड करना है, नहीं तो फिर लॉ मेरा खराब हो जाएगा मैथ का, समझे। देखिए यहाँ भी एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए। अब ये देखिए, ये देख के ये पूरा को आप ये लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए प्रॉपर्टी नंबर 1, यही ना था, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या था, डिटरमिनेंट ए के बराबर, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो यहाँ पे लिखे थे अभी हम थोड़ा देर पहले। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत यूज आता है यार, बहुत यूज आता है, ये सारा प्रूफ में आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए के बराबर। अब तो इतना बार यूज हो गया कि आप लोग को याद भी हो गया होगा वो प्रॉपर्टी। अब ये आएगा मेरे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए आया, लेमडा की पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिखने लगेगा, अब यार ये हम ए को डी लिख देते हैं बार बार हड़बड़ा के, एडजॉइंट ए। अब देखिए यहाँ पे देखिए लेमडा डिटरमिनेंट ए है, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ए है, दोनों को काट देते हैं। अब क्या दिखेगा आपके पास, ये दिखा, एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा की पावर n-1, एडजॉइंट ए है, प्रूफ हो गया ना, हो गया ना प्रूफ। देखें कहाँ से शुरू किए थे हम, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे खत्म हो गया, देखिए सेम टू सेम है ना प्रूफ। ज़्यादातर प्रॉपर्टी किसका यूज हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 1 का बहुत ज़्यादा यूज हुआ, उसी से हम डिराइव किए, दो जगह आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज आया। तो आपको याद क्या रखने वाला चीज़ है इसमें, मुद्दा क्या है, किस चीज़ को याद रखना है आपको, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स में है सेम एज इट इज आपको याद रखना होगा। एडजॉइंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा इज टू पावर n-1 एडजॉइंट ए। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर है, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ऑर्डर होगा, समझे। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे एडजॉइंट बी पहले लिखा हुआ है, एडजॉइंट ए पे बाद में लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर आप एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट बी से तो गलत आंसर होगा, आपको एडजॉइंट बी निकालना होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा एडजॉइंट ए से, तब जाके आपका जो आंसर आएगा इसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ए बी, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, समझे। तो जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर में कि वो थोड़ा दूसरा वाला सिस्टम चलता है, यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं चलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, 2 × 3 6 और 3 × 2 6, समझे, ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इस तरह का मैट्रिक्स होता है 2, जब उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ए है ये बी है तो एक्स आएगा, अगर ये बी है ये ए है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कुछ दूसरा नंबर आएगा वाई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई दूसरा माजरा चलता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए, जब भी एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाए ना, अलग अलग मैट्रिक्स है ए और बी, तो पहले एडजॉइंट जो दूसरा वाला है ना ये बी, ये वाला एडजॉइंट पहले आएगा, बी वाला एडजॉइंट पहले आएगा, फिर बाद में ए वाला एडजॉइंट आएगा। ये दोनों मैट्रिक्स टाइप का एक एडजॉइंट आएगा, जिसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, समझे, तब जाके ये इसके बराबर आएगा। तो आपको कैसे बोलिएगा कि ये प्रूफ आपको दिखा देते हैं हम आपको, कैसे आया ये प्रूफ, तो पहले आप ये देख लीजिए एक बार दोबारा से समझ लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसकी अभी इरेज करते हैं, हाँ चलिए अब इसका प्रूफ हम करते हैं। अब देखिए इसका भी प्रूफ हम है ना किससे शुरू करेंगे, इसका भी प्रूफ हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 से। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से शुरू करना पड़ेगा, ए की जगह पे ए बी से शुरू करना पड़ेगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए बी। देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे ए की जगह पे हम पूरा ये ए बी को पुट कर रहे हैं, ए की जगह पे पूरा ए बी को पुट कर रहे हैं, ए की जगह पे पूरा ए बी को पुट कर रहे हैं। यहाँ भी हम किए थे ना, ए की जगह पे लेमडा ए को पुट किए थे, ए की जगह पे लेमडा ए को, ए की जगह पे लेमडा ए को, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का प्रूफ हो रहा है। ये क्या था, मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1 से आया था। अब चूंकि इसको ये वाला तो आपको जरूरत होगा ना, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो कन्फ्यूज होइएगा बाद में आप भी।
अब देखिए ऐसा कुछ आया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए हम, ये बी, ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ए बी। ये आएगा क्या, ये आएगा आपके पास एडजॉइंट, ये आएगा ए बी, और ये आएगा एडजॉइंट। अबे यार ये किस डी लिखा जाता है, एडजॉइंट ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। अब इसको भी आप तोड़ के बाहर निकालिएगा ना तो ये इस तरह बन जाएगा, समझे। ये कुछ इस तरह दिखेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो अच्छा से लिख देते हैं, तो घिच पिच लग रहा है देखने में। इसको आप पूरा लिखिएगा तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, समझे ना। और ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए होता है, समझे। ये बी का बी एज इट इज, और एडजॉइंट ऑफ ए बी, और डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट ऑफ ए, समझे। अब ये इसको हम काट देंगे, इससे काट के घर भेज दिए, बचा क्या ये बी इंटू, बच गया क्या बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए कुछ कुछ लगेगा आपको, देखते हुए आ रहा है, हाँ। अब देखिए अब फिर अब इसमें क्या करना होगा आपको, फिर एडजॉइंट बी से आगे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट बी, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा डिटर्मिनेंट बी, और उसको हम काट देंगे इससे। अब देखिए अब एडजॉइंट बी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई किए, ये बी तो मेरा एज इट इज था, ये था, ठीक है ना। और ये होगा मेरे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये होगा मेरे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट बी। और यहाँ पे देखिए एडजॉइंट बी आगे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एडजॉइंट ए के इधर से मल्टीप्लाई होगा। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करके कोई एक टर्म इसमें यूज होता है। प्री का मतलब अगर यहाँ पे मतलब एलएचएस के साइड में अगर आप सबसे आगे में अगर एडजॉइंट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आरएचएस के साइड में भी आपको एडजॉइंट बी सबसे आगे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बी है अभी कटने वाला है इसलिए हम सोचे आगे लिख देते हैं यहाँ पे, तो लेकिन इसी तरह आपको लिखना है हमेशा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा किसके बराबर, डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा। पढ़े ना प्रॉपर्टी नंबर 1, बी इंटू एडजॉइंट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी। तो बी को मल्टीप्लाई करो इससे, या फिर बी है ना, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी रहता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है, मगर यहाँ पे देखिए बी है एडजॉइंट बी नहीं है, तब जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो ये डिटर्मिनेंट बी हो गया, ये हो जाएगा आपके पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आएगा क्या डिटर्मिनेंट बी, ये क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ बी, ये क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये से ये कट गया। अब देखिए आपको फाइनल आंसर दिख रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरा किसके बराबर आया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बाद बराबर आया, ठीक है। बहुत आसान था, बस आपको ये वाला टर्म याद रखना है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना होगा। अब बहुत बेसिक सा चीज़ है, आपको बोर्ड में तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपका, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधे से सीधे ऐसा पूछेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 टर्म हुआ एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, तो आपको क्या लिखना होगा, एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि पहले जो इस वाले में जो सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे वो सबसे पहले वाला एडजॉइंट में आएगा, समझे। सिंपल है। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 समझा ही दिए थे, यही है प्रॉपर्टी नंबर 8 कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लिए, एडजॉइंट ए पहले निकाल लीजिए फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए, या फिर ए का सीधे पहले ट्रांसपोज ले लीजिए फिर उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा दोनों का दोनों सेम होगा। ऐसा आप याद रखिएगा। आगे जब क्वेश्चन कराएंगे ना अगले लेक्चर में, तो आपको हर तरह का मतलब हर प्रॉपर्टी पे के क्वेश्चन हम करवा देंगे, अगले लेक्चर में करवाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या होगा, इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ए इज आल्सो सिमेट्रिक, सिंपल सा। ए अगर सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स तो ये एडजॉइंट भी निकालिएगा ना तो वो भी सिमेट्रिक ही आएगा आपका। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर ये प्रॉपर्टी याद रहेगा ना तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं अब क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है।
हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हो वो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मगर देख लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा भी होगा, क्योंकि इससे आसान आसान क्वेश्चन जो आएगा वो चुटकी में बन जाएगा आपके लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आसान भी आपको हम समझा देंगे, बहुत अच्छा प्रोसेस से समझाएंगे। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई भी कीजिए वीडियो पॉज करके। ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, अगर थोड़ा आपको लगे डर लग रहा है, तो पहले क्वेश्चन रीड करके उसमें जो डाटा है पहले उसको निकाल के लिख लीजिए अलग से। देखिए हमको देखा इफ a माइनस बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड a की पावर 4 इज इक्वल टू b की पावर 4, पहला इन्फॉर्मेशन दे रखा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है, पहला इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, चौथा ये। हमको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हमको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ये। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी इज नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमको होता है ना। सिंगुलर क्या होता है, डिटर्मिनेंट उसका जीरो, और नॉन सिंगुलर में उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पता है प्रॉपर्टी में। ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा था। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए अकेले, इसी तरह का मतलब ए क्यूब इक्वल टू सी क्यूब माइनस बी, ये हमको दे रखा है। तो आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो सी क्यूब ए माइनस का सी क्यूब बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी क्यूब कॉमन है, तो सी क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए, ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट मेरा जीरो के बराबर है, ठीक है। तो चाहे ये मेरा जीरो होगा या फिर ये पूरा मेरा जीरो होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, क्वेश्चन में दे रखा था ना, क्वेश्चन से निकाल के ये लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट इसका जो है, डिटर्मिनेंट ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेरा नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा, तब ना मेरा ये जीरो होगा। ये जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जीरो होगा या फिर ये मेरा जीरो होगा, दोनों में से किसी एक को जीरो होना कंपलसरी है। लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये मेरा नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली जब एक मेरा नॉन जीरो है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये जीरो होगा ना। तो इससे मेरा ये पता चल गया क्या कि सी क्यूब मेरा इक्वल टू जीरो है। समझ गए आप, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपको पता हो गया सी क्यूब मेरा इक्वल टू जीरो है, समझे, ये मेरा हो गया। अब देखिए, अब आपको यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया, आपको निकालना है फाइनल ये, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसको हम छूते हैं और ये इसको देखते, देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है एक a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है। इसको आप 1 नहीं लीजिए, ठीक है, सीधे आप बस यार देख लीजिए, ये आपका निकल के आया था, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, b क्यूब a इज इक्वल टू a क्यूब b, ये आपका इक्वेशन 1 दे रखा था क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 दे रखा था, देखिए दे रखा था ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए दोनों को, नहीं इक्वल टू है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस हम लिख दिए थे। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, तो ये क्या होगा, a की पावर 4 प्लस b क्यूब a, b की पावर 4 a क्यूब b प्लस a क्यूब b, दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों में से आपको बी क्यूब ए है ना, यहाँ पे ये बी क्यूब ए है, यहाँ पे ए क्यूब बी है, ए क्यूब बी है, ए क्यूब को कॉमन लेंगे, हाँ प्लस ए की पावर 4 है, हाँ यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब को कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे इधर भेजेंगे तो ये आएगा मेरे पास क्या, बी क्यूब को कॉमन लिए तो यहाँ पे बी माइनस ये आ जाएगा। एक बार कुछ हम उल्टा किए हैं, लग रहा है क्वेश्चन में गलती हुई है, बी क्यूब ए, ठीक है, बी क्यूब ए, यहाँ पे बी क्यूब है ना, हाँ नहीं सही है, सारा क्वेश्चन सही है, बी क्यूब ए है, ए क्यूब बी है, ए क्यूब, यहाँ पे से आप क्या कर लीजिए, ए को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आएगा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, ओबियसली आएगा ये, क्योंकि ए को हम कॉमन लिए, मल्टीप्लाई करके ए की पावर 4 बन जाएगा, ए इंटू बी क्यूब, ये वाला बन जाएगा मेरे पास, होगा। इसमें से आप बी को कॉमन ले लीजिए, ये क्या बनेगा आपके पास, बी क्यूब प्लस ए क्यूब बनेगा,
बन गया, ठीक है। इस वाले को यहाँ माइनस में ले आइए, ये क्या होगा आपके पास, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का यहाँ पे बी, ये देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखिए या फिर बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्लस में माइनस में नहीं है, नहीं मतलब प्लस में ये चलेगा, ये माइनस में नहीं चलेगा, समझे। इक्वल टू 0 बच जाएगा उधर, तो इधर को हम लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन है, तो दोनों को कॉमन को हम निकाल देते हैं। कॉमन बाहर आ गया तो ए माइनस बी बच जाएगा। अब फिर से अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन तो इसका आपको डिटर्मिनेंट के जैसा आप थिंक कीजिएगा कि ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ये है, ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है। तब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये चीज़, ए माइनस बी इज नॉन सिंगुलर का ए, मतलब ये मेरा क्वेश्चन जो है नॉन सिंगुलर वाला क्वेश्चन में दे रखा था, वही हम यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तब देखिए यहाँ पे ये मेरा 0 को इक्वल है, ये मेरा दे रखा है नॉन जीरो, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसको 0 होना पड़ेगा, तब ना ये नॉन जीरो होगा। ये तो नॉन जीरो दे रखा है, लेकिन इसको हम 0 रखेंगे तभी तो जाके 0 होगा ना। तो यहाँ पे ऐसे हमको पता चल गया क्या, ये पता चल गया क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा किसके बराबर है, 0 के, समझे। ये मेरा पता चल गया। अब देखिए ट्रेस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब सिंपल अब ट्रेस निकालना है। तब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, 0, प्लस सी क्यूब क्या है, 0, क्या आंसर आएगा, 0, सिंपल। बताइए इजी था कि हार्ड था, आसानी था, ठीक है ना। जो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अपने से भी ट्राई कीजिएगा तो बहुत आसान था। मेंस के लायक क्वेश्चन है, बनने लायक, ठीक है। हाँ, या फिर एडवांस में भी कभी भी मतलब ऐसा मिलता जुलता कुछ आ जाए पूछ ले कोई, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब अगले जो लेक्चर होगा ना उसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादातर करवाएंगे, ये जो प्रॉपर्टी इतना पढ़ाए हैं और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर होता है ना, वो भी हम बताएंगे उस लेक्चर में। और फिर के बाद आने वाला लेक्चर अब थोड़ा बहुत हमको लगता है बाकी है, आगे वाले लेक्चर में भी अब देख लेंगे धीरे धीरे जो इक्वेशन है अलग अलग तरह का। अब लगता है 2-3 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़िए।